Hey guys, welcome back to the channel Answer Writing by Twinkle for UPSC. Here we discussing daily answer writing on current affairs with static subject linking. बहुत सारे स्टूडेंट को मेनली न्यू एस्पिरेंट्स को आंसर राइटिंग में जो प्रॉब्लम आता है वो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। अभी जब भी हम डेली एक आंसर लिखने का ट्राई करेंगे तो हमारा जो कंसिस्टेंसी अगर अच्छे से रहेगा तो हमें आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और हमारा कॉन्फिडेंस डे बाय डे बूस्ट होता जाएगा। तो without wasting our time, we will starting our session. Now here is the question. We will read the question first. मैंने यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन लेके आई हूँ तो वो भी हम रीड करेंगे. Critically analyze the evolution of Unlawful Activities Prevention Act 1967. Discuss its key provisions and the challenges it poses to fundamental rights and civil liberties. Do you think a balance can be struck between national security and individual freedom in this context? तो 250 वर्ड्स के लिए है, 15 मार्क्स के लिए ये आंसर हमें लिखना है. ठीक है, तो हिंदी में भी रीड कर लेते हैं। गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 1967 के विकास का आलोचनात्मक विश्लेषण करें, इसके प्रमुख प्रावधानों और मौलिक अधिकारों तथा नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए उत्पन्न चुनौतियों की चर्चा करें। क्या आपको लगता है कि इस संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है? तो चलो सबसे पहले हम हमारा क्वेश्चन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे पूछा है क्रिटिकली एनालाइज। जब भी क्रिटिकली एनालाइज पूछा जाए तो हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स लिखने होते हैं, लेकिन यहाँ पे इवोल्यूशन पूछा है यूएपीए का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका ओरिजिन लिखेंगे एंड उसके बाद में उसमें जो अमेंडमेंट किए गए, कौन से साल में किए गए और क्या क्या अमेंडमेंट किए गए वो हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसके प्रोविजंस पूछे हैं एंड चैलेंजेस पूछे हैं, तो चैलेंजेस भी हम इसमें लिखेंगे। उसके बाद में थर्ड है, डू यू थिंक बैलेंस कैन बी स्ट्रक बिटवीन द नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, तो उसके बारे में भी हम 3 to 4 पॉइंट्स लिखेंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, मोर टाइम ऑन द क्वेश्चन, वी विल स्टार्टिंग आवर आंसर राइटिंग। फर्स्टली we will divide our question in 3 parts: introduction, body and conclusion. Let's move to the next slide. Introduction. अभी जैसे कि मैंने आपको बोला है, करंट कंटेक्स्ट जो भी होगा वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उससे होगा क्या, आपको एक उसका एडवांटेज होगा, जो भी एग्जामिनर रहेगा उसको पता चल जाएगा कि ये जो पर्सन, लिखने वाला पर्सन है, वो करंट अफेयर्स से अच्छे से वाकिफ है। ठीक है, तो क्यों था ये करंट में, तो ये जो यूएपीए ट्रिब्यूनल है उन्होंने अपहोल्ड किया है बैन ऑन 2 ग्रुप्स फ्रॉम जेएंडके। जेएंडके में जो 2 ग्रुप थे उनके ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगाया था, उसको अपहोल्ड किया है इस ट्रिब्यूनल ने। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये करंट टेक्स्ट ऐड करने के बाद में यूएपीए के बारे में लिखेंगे। ये जो एक्ट है वो काम करता है अगेंस्ट द इंडिविजुअल एंड एसोसिएशंस जो कि अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, अभी ये जो एक्ट है काम करता है किस प्रिंसिपल के पे, तो एंटी टेरर लॉ के ऊपर। और ये जो एक्ट है वो 4 टाइम्स अमेंड हुआ है। ओके, कितने टाइम, 4 टाइम्स, 2004 में, 2008 में, 2012 में एंड 2019 में। ओके, नाउ वी विल मूविंग टुवर्ड आवर बॉडी स्ट्रक्चर। Body structure of our answer. Here we discussing provision and amendments of the act. ओरिजिनल एक्ट 1967, ये जो यूएपीए एक्ट था वो 1967 में आया था। उसका पर्पस था कि हमारे इंडिया की इंटीग्रिटी एंड सोवेरेनिटी को बचाना ऐसी एक्टिविटी से जो कि थ्रेट कर सकते हैं हमारे कंट्री को। नेक्स्ट है पोस्ट 2004 अमेंडमेंट। 2004 में इस एक्ट में बदलाव किए गए क्योंकि उस टाइम पे पोटा एक्ट जो था उसको लैप्स किया किया गया था। अभी पोटा एक्ट में कौन से प्रोविजन थे, तो टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस के प्रोविजन उसमें थे जो कि ट्रांसफर कर दिए गए यूएपीए एक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है 2019 अमेंडमेंट। अभी इस अमेंडमेंट में क्या हुआ, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट था उसको एम्पावर कर दिया गया कि पहले सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट ये यूएपीए काम करता था, लेकिन अभी ये एज अ इंडिविजुअल पर्सन अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा होगा तो उसके अगेंस्ट भी गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है विदाउट द फॉर्मल जुडिशियल प्रोसेसेस। प्रायर टू दिस ओनली ऑर्गेनाइजेशन कुड बी डेजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया। इट ऑल्सो गिव द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ग्रेटर अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट टेरर रिलेटेड केसेस अक्रॉस द कंट्री। अभी जो एनआईए है उसको और भी पावर उसकी बढ़ा दी गई।
Here is the challenges and criticism of the act. वेग डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। अभी जो हमारे क्रिटिक्स है उनका ऐसा मानना है कि टेररिज्म का जो डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा वेग है, बहुत ज्यादा ब्रॉड है। उसके कारण होता क्या है, जो भी डिसेंट और पॉलिटिकल अपोजिशंस रहते हैं उनके खिलाफ ये डेफिनेशन डायरेक्टली काम कर जाती है। और इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट को, स्टेट को बहुत ज्यादा पावर मिल चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट इज दी कर्टलमेंट ऑफ सिविल लिबर्टीज। अभी एक पर्सन है, वो इनोसेंट है या नहीं वो तो ट्रायल के बाद ही पता चलेगा। लेकिन होता क्या है, पर्सन को विदाउट चार्जशीट रेडी किए बिना ही प्री ट्रायल को ले लिया जाता है और ये अप टू 180 डेज तक चलता है। अगर पर्सन इनोसेंट निकला तो उसको छोड़ दिया जाता है। उस पे होता क्या है कि वो पर्सन का सिविल लिबर्टी को कर्टल किया जाता है। तो ये रॉन्ग है, इसके लिए ये भी एक चैलेंज है। नेक्स्ट है स्ट्रिंजेंट बेल प्रोविजन। अभी ये जो एक्ट है उसके अंडर सेक्शन 43D सब क्लॉज 5 के अंदर ऐसा है कि उसका जो बेल प्रोविजन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। अगर प्राइमा फेशियो ट्रू होगा तो ही उस पे ओके है। अगर प्राइमा फेशियो ट्रू नहीं होगा तो बेल मिलने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। प्राइमा फेशियो मतलब एक मर्डर हुआ है, उसके सामने एक पर्सन चाकू लेके खड़ा है और बंदूक लेके खड़ा है और ये इंस्टांस हमने देखा। ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्राइमा फेशियो, मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में हमने वो चीज देखी। ठीक है। और वो प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में। लेकिन ऐसा अगर नहीं हुआ है तो ऐसे केस में जो कोर्ट रहता है उस पर्सन को बेल देने में सेटिस्फाई होगी तो ही उसको बेल मिलेगी, नहीं होगी तो उसमें भी बेल नहीं मिल सकती। नेक्स्ट है लॉ कन्विक्शन रेट। अभी जब भी यूएपीए के अंडर में कोई भी केसेस आते हैं तो उसके नंबर्स तो बहुत ज्यादा हाई है लेकिन उसका कन्विक्शन रेट लो है। क्योंकि होता है ये है, जब भी पर्सन को, ऑर्गेनाइजेशन को इस यूएपीए के एक्ट के अंतर्गत में डिटेन किया जाता है, ट्रायल के बाद में उनको कन्विक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट उसको अच्छे से स्क्रूटिनाइज करके छोड़ दे सकती है। इसका मतलब कन्विक्ट हुआ ही नहीं। ठीक है। तो इससे होता क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन और जो इंडिविजुअल रहता है वो इस प्रोसेस से बहुत ज्यादा सफर हो जाता है लॉन्ग पीरियड के लिए। अभी नेक्स्ट है फेडरलिज्म कंसर्न। Some experts argue that the sweeping power given to the NIA and central government under UAPA infringe upon the authority of the state. अभी एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि बहुत ज्यादा पावर एनआईए एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को देने के कारण जो स्टेट अथॉरिटी है उसका जो राइट्स है उसको इन्फ्रिंज कर दिया गया है। नाउ वी विल मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। Now here is the balancing national security and individual freedom. First step, the use of UAPA reflect the government's commitment to national security, but the implementation raises question about the balance between security and civil liberties. अभी गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि जब भी हम यूएपीए लगाते हैं तो इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा नेशनल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन होता यह है कि जिस भी पर्सन पे और ऑर्गेनाइजेशन पे यूएपीए लगाया जाता है, अगर वो गिल्टी नहीं रहा, इनोसेंट साबित हो गया, तो उस पर्सन का, उस ऑर्गेनाइजेशन का सिविल लिबर्टी पे थ्रेट आ जाता है। तो इसमें हमेशा कुछ ना कुछ तो बैलेंसिंग हमें करना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट है, while it is essential to address terrorism, it is equally important to ensure that such laws do not become tool for repression or violation of human rights. जब हम ये एक्ट लगाते हैं टेररिज्म के अगेंस्ट में, तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। ओके। Next, there is a need for judicial oversight and safeguard to ensure that the law is not abused and that it serves its intended purpose of safeguarding the nation from genuine threats rather than targeting political dissent or suppressing opposition. अभी हमारा जो भी अपोजिशन पार्टी है उसको मतलब उसको टारगेट करने के बजाय हमारा नेशनल सिक्योरिटी ही हमारा हायर पे रहना चाहिए। और ये भी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो थ्रेटन ना हो। ठीक है। इसके ऊपर भी हमें जुडिशियल ओवरसाइट करना चाहिए ये सब चीजों को सेफगार्ड करने के लिए। हियर इज द कंक्लूजन।
While a law UAPA is necessary to counter threats to India's security and sovereignty, its implementation must be guided by principle of due processes, accountability and protection of fundamental rights. जब भी गवर्नमेंट यूएपीए का यूज करेंगे टू काउंटर थ्रेट्स टू इंडिया सिक्योरिटी एंड सोवेनिटी, तो उनको ये याद रखना पड़ेगा कि हमें प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस से ही चलना है। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ एंड ऑर्डर्स लिखे गए हैं उसके हिसाब से ही हमें काम करना है। उसके बाद में उनको अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। मतलब कि यूएपीए एक्ट का यूज करने के बाद में उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने उस इंडिविजुअल और उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट क्यों ये इम्प्लाई किया था। उसके बाद में हमारा फंडामेंटल राइट्स को भी उनको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। There is an ongoing debate about the need for reforms to ensure that the law remains effective while being mindful of its impact on civil liberty. अभी डिबेट ऐसा चल रहा है कि ये जो लॉ है उसमें थोड़ा रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। उससे होगा क्या कि लॉ भी इफेक्टिव रहेगा और हमारा सिविल लिबर्टी भी कर्टेन नहीं होगा। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। आज मैं आपके लिए कुछ प्रीलिम स्पेसिफिक पॉइंटर्स भी लेके आई हूँ, वो हम देखेंगे। प्रीलिम स्पेसिफिक पॉइंटर्स, अभी आपके पास यूएपीए एक्ट के ऊपर एक आंसर भी आपका लिखे हो गया है। ठीक है, अभी ये प्रीलिम्स के शॉर्ट पॉइंट्स भी आपको प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलो तो सबसे पहले हम वो शॉर्ट्स में देख लेते हैं। ओरिजिन 1967, ऑब्जेक्टिव था उसका कि इंटीग्रिटी एंड सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया को बचाना। उसके बाद में अमेंडमेंट किया गया 2004 में, जो टाडा एंड पोटा जो लैप्स हुआ था उसके जो प्रोविजंस थे वो इसमें डाल दिए गए। फॉर एग्जांपल एंटी टेरर लेजिस्लेशन। ठीक है, उसके बाद में इसका एप्लीकेबिलिटी था, मतलब कि किस किस पे ये अप्लाई हो सकता है, तो इंडियन सिटीजन एंड फॉरेन नेशनल जो कि हमारे कंट्री में रहते हैं। ठीक है, और 2019 में भी अमेंडमेंट हुआ, इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट। पहले जब ये ओरिजिनली आया था तो सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट ही काम करता था, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट के बाद ये अभी इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी काम करेगा। उसके बाद में जो एनआईए है अथॉरिटी, उसको पावर दे दी गई कि उनका जो ऑफिसर रहेगा इंस्पेक्टर और उसके अबव लेवल रैंक का जो ऑफिसर रहेगा वही इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, इन केसेस को इन्वेस्टिगेट करेगा। और सपोज एक पर्सन है जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, लेकिन उसकी सपोज वो यूपी का और बिहार का और महाराष्ट्र का कहीं का भी रहने वाला है, लेकिन उसके जो प्रॉपर्टीज है वो अदर स्टेट में सिचुएटेड है, तो वो भी अटैच हो सकते हैं। और ये कौन करेगा, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये जो एक्ट है वो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है। तो क्यों रहता है, पहले तो उसके बेल के प्रोविजन और सेकेंड इज दी उसके वेग डेफिनेशन जो कि हमने ऊपर देख लिया है। अभी आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ही खत्म होता है। थैंक यू सो मच। आपके लिए मैं कोट लेके आई हूँ, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट भी करना। आपको कोई क्वेश्चन लिखना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ऐड कर सकते हो। अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए वर्क हार्ड वर्क स्मार्ट। थैंक यू।